दोस्तों, मेरा नाम शीज़ा है। मेरी उम्र 29 साल है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने 21 की उम्र में ही करा दी थी। मेरे शौहर का नाम शायान है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और महीनों महीनों के लिए घर से बाहर रहते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे पढ़कर आप लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। ये कहानी मेरे और मेरे शौहर के बचपन के दोस्त के साथ हुई एक हकीकत पर मबनी है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा रंग एकदम गोरा है और मेरा सरापा बहुत ही कातिलाना है। ऐसा मेरा नहीं, मेरे चाहने वालों का कहना है। उस दिन मैं अपना सारा काम समेट चुकी थी और बालों को आखिरी शक्ल दे रही थी कि तभी सासू माँ की आवाज आई। तैयार हुई या नहीं? सब लोग आ चुके होंगे, ज्यादा देर नहीं करते अब। मैंने फौरन कंघा नीचे रखते हुए कहा, बस हो गया, और कमरे से बाहर निकल गई। सासू जी तैयार थीं, पड़ोसी के यहाँ एक महफिले जिक्र में जाने के लिए। मैंने फौरन कमरे को ताला लगाया और सासू जी के साथ पैदल घर से निकल पड़ी। सासू जी कुछ बोलती हुई चल रही थी, पर मैं कहीं और ख्यालों में थी। शौहर को दूसरे शहर गए 4 महीने हो चुके थे और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। हिजर के महीने काट रही थी। 10 मिनट के बाद ही हम पड़ोस के मकान के सामने खड़े थे। अंदर काफी चहल पहल थी। एक बड़े हॉल में सारे मर्दों के लिए इंतजाम था। वहाँ मेरी भाभी और सहेलियाँ दूसरे थोड़े छोटे कमरे में थीं, अपने पहर और करीबी सहेलियों के साथ। इसलिए थोड़े अलेक सलेक के बाद मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अंदर एक बड़े कमरे में सारी औरतें बैठी बातों में मशगूल थीं। हमारे आते ही उन्होंने इस्तकबाल किया और हम लोग बैठ गए। कुछ औरतें बातों में मगन थीं, कुछ ने सोने की तैयारी कर ली थी। पता चला कि दुआ और आरती का प्रोग्राम सुबह 5 बजे होने वाला है। मैं अपने पुराने दिनों और ख्यालों में खो गई और अब आधी रात होने वाली थी। अब तक सारी औरतें और मर्द सो चुके थे, शायद सुबह 5 बजे उठने की तैयारी में। मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। भीड़ भरा माहौल देखकर मेरी नींद वैसे भी जा चुकी थी। मैं कमरे से बाहर वॉशरूम के बहाने किसी तरह औरतों के पांव बचाते हुए निकली। तभी सामने अरसलान दिखाई दिया, जिसका ये घर था। एक हंसमुख और खुश अखलाक नौजवान, मेरे शौहर का हमउम्र। जब भी किसी फंक्शन में होता, अपनी बातों से महफिल जमा लेता। मुझे ऐसी शख्सियत हमेशा मुतासिर करती थी। पिछली बार जब मैं कुछ महीने अपने शौहर से दूर थी, तब जब भी वो मिलता, मेरी खैरियत जरूर पूछता और मदद के लिए पूछता, मगर कभी उसे मदद का मौका नहीं दिया। मुझे देखते ही उसने हंसते हुए सवाल दाग दिया कि मेरे शौहर कब आने वाले हैं। मुझे भी पक्का पता नहीं था, शायद कुछ और महीने लगे। फिर उसने पूछा कि मैं अब तक सोई क्यों नहीं, जबकि सारे लोग सो चुके थे। उसने मुझे सुबह 5 बजे के प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने उसे समझाया कि इस भीड़ में मैं नहीं सो सकती। उसको मुझ पर तरस आया और कुछ सोचने लगा। उसकी इस उधेड़-बुन को देखते हुए मैंने एक सवाल कर दिया, आप अब तक क्यों नहीं सोए? उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई और हाथ में पकड़े कंबल को थोड़ा उठाते हुए बोला कि उसने अपने सोने का एक खास इंतजाम किया है घर की छत पर। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और पूछा, छत पर तो बहुत मच्छर होंगे और सुबह होने तक ठंड भी बढ़ जाएगी। वो मेरे सवालों के जवाब के साथ फौरन तैयार था। उसने बताया कि उसने मच्छरदानी का इंतजाम पहले से कर लिया है और ठंड के लिए कंबल लेने ही आया था। ये कंबल भी उसने किसी और सोते हुए शख्स के सिरहाने से निकाल कर लिया है। मैं उसकी इस शरारत पर खिलखिला पड़ी। मेरे चेहरे पर हंसी देखकर उसको अच्छा लगा। मैंने मजाक करते हुए कहा, आपके लिए तो अच्छा है कि खास इंतजाम है, पर हमारा क्या? ये बात उसके दिल को लगी। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं छत पर मच्छरदानी में सो जाऊं। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर वो इस बात पर संजीदा था। अब उसने और ज्यादा इसरार किया तो मैंने उसको टालने के लिए बोल दिया, फिर आप कहाँ सोएंगे? उसने बोला कि वो नीचे ही सो जाएगा, मर्दों के कमरे में। मैंने उसकी तजवीज़ ये कहते हुए ठुकरा दी कि ये नहीं हो सकता। सारी खवातीन यहाँ हैं, मैं वहाँ अकेली जाऊंगी और किसी को पता लगा तो अच्छा नहीं होगा। उसने बताया कि छत पर कोई नहीं है और मैं छत के दरवाजे को अंदर से बंद करके सो सकती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा और सुबह सबके जागने तक वापस नीचे आ सकती हूँ। मुझे और कुछ ना सूझा तो बहाना मार दिया, मैं वहाँ अकेली नहीं सो सकती, डर लगता है। कुछ सोचने के बाद वो बोला कि वो मेरे साथ सो जाएगा। उसके ये कहते ही एक खामोशी सी छा गई। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया और फौरन अपनी बात संवारते हुए बोला कि वो पास में ही दूसरा बिस्तर लगाकर सो जाएगा। मैंने फौरन मना कर दिया कि मेरी वजह से मैं उसको मच्छरों का खाना नहीं बना सकती। वो अपने आप को लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी आखिरी तजवीज़ रखी, मच्छरदानी पलंग के साइज की है जिसमें 2 लोग आसानी से सो सकते हैं और अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम दोनों वहाँ सो सकते हैं।
मेरे हाँ कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, पर अब उसने एक आखिरी वार किया कि अगर मैं उस पर थोड़ा सा भी भरोसा करती हूँ तो हाँ कर दूँ। अब मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, न हाँ कह सकती थी ना कह सकती थी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। ऐसा नहीं था कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन ये माशरा अगर किसी को पता चल गया तो कुछ ना होते हुए भी मुझे बहुत कुछ होने वाला था। अपने शौहर को मैं क्या जवाब दूंगी? मैं हाँ या ना कुछ कह पाती, इसके पहले ही उसने मुझे हिदायत दी कि मैं अपनी सासू माँ को बोल दूं कि मैं दूसरे कमरे में भाभी के साथ सो रही हूँ और फिर मैं छत पर आ जाऊं, वो मेरा इंतजार करेगा। ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चला गया। मेरे पाँव अब जम गए थे। फिर मैं औरतों वाले कमरे की तरफ गई। सासू जी दूसरे कोने में सो रही थी और उन तक पहुंचने के लिए काफी लोगों को लांघ कर जाना था। मैंने सासू जी की नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। मैं मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगी। किसी तरह बेमन से मैं छत पर पहुंची। वहां वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसने छत के दरवाजे पर कुंडी लगाते हुए मुझे तसल्ली दी, फिक्र ना करो, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने अच्छे से गद्दा लगा रखा था और मच्छरदानी के अंदर 2 तकिए लगे हुए थे। अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर आसपास लेटे आसमान को निहार रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान साफ था, तारों से भरा हुआ था। बहुत खुशनुमा रात थी। हल्की सी हवा चल रही थी, पर ठंड शुरू नहीं हुई थी, इसलिए कंबल एक कोने में पड़ा था। थोड़ी देर हम ऐसे ही बातें करते रहे, फिर थोड़ी खामोशी छाई और पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अचानक मैंने अपने सीने पर कुछ हलचल महसूस की और मेरी नींद टूट गई, पर आंखें अभी भी बंद ही थीं। मैंने महसूस किया कि कुछ उंगलियां मेरे हुक को खोल रही हैं। मैं डर से कांप उठी। क्या ये उसी की हरकत है? अब मैं क्या कर सकती थी? अगर चिल्लाई तो लोग पूछेंगे कि मैं यहाँ अकेले क्यों आई और मुझ पर ही शक करेंगे। मैंने आंखें बंद किए हुए ही कुछ इंतजार करना ठीक समझा। तब तक सारे हुक खुल चुके थे और मुझे हवा महसूस हुई। मैं फिर से कांप उठी। अब मैं इंतजार करने लगी कि आगे क्या गलत होने वाला है। अब उसका हाथ मेरे पेट पर था। पूरे 4 महीने बाद किसी मर्द ने मुझे छुआ था। पूरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। कुछ मजा भी आ रहा था, पर डर ज्यादा था। मैंने चैन की सांस ली। इस बात की मुझे खुशी थी कि कुछ मिनट ऐसे ही निकल गए और वो मेरी कमर और सीने पर ऐसे ही हाथ मलता रहा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि कुछ होने वाला नहीं है, तो उसने मेरे ब्लाउज के हुक वापस लगा दिए। मैंने चैन की लंबी सांस ली और थोड़ी देर बाद कब फिर आंख लग गई पता ही नहीं चला। मेरी नींद में दूसरी बार खलल आई। इस बार मैं करवट लेकर उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई थी, इसलिए आंखें खोली। अभी भी गहरी चांदनी रात थी और नींद खुलने की वजह वही थी, पर थोड़ी देर हो चुकी थी। सारे हुक खुल चुके थे। फिर से मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई कि इस बार कैसे बचूंगी, क्योंकि मैं करवट लेकर सोई हुई थी और ब्रा का हुक उसकी तरफ था। कुछ सोच पाती इसके पहले ही खट की आवाज से हुक खुल चुका था और अचानक सीने पर कसा हुआ कपड़ा ढीला हो चुका था। मैंने एक साए को अपने चेहरे की तरफ आते महसूस किया और फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। इस साए में मैंने महसूस किया कि अब वो मेरे जिस्म के उस हिस्से को घूर रहा है जिसे देखने की कोशिश उसने कुछ देर पहले ही की थी, पर अब वो कामयाब हो चुका था। मैं अपने आप को कोसने लगी कि क्यों मैंने करवट ली और इससे भी पहले क्यों मैं उसको ना नहीं बोल पाई छत पर आने के लिए। पर अब क्या हो सकता था, या अब भी बहुत कुछ रोका जा सकता था। अगले कुछ लम्हों के बाद उसने एक हाथ से मुझे दबोच लिया था। मैं अंदर से पूरी तरह से हार गई थी, पर मैं कुछ बोलने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और ये दुआ करने लगी कि इससे बुरा कुछ ना हो, या शायद अंदर ही अंदर कहीं से ये चाहती थी कि 4 महीने के अकेलेपन को टूटने दिया जाए। शायद मैं कुछ फैसला नहीं ले पा रही थी और खुद को किस्मत के हाथों छोड़ दिया था। अब मुझे एहसास हो चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और खामोश रहना चाहिए या फौरन उठकर फटकार लगा देनी चाहिए कि इसकी ये हिम्मत कैसे हुई। फिर किसी डर की वजह से या काफी वक्त से जिस्म की जरूरत पूरी नहीं होने की वजह से मैं चुपचाप लेटी रही। मेरे जिस्म को देखकर अब शायद उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा था और पीछे से उसका जिस्म मुझसे चिपका हुआ था और रगड़ रहा था। शौहर के अलावा पहली बार कोई मर्द करीब आया था। थोड़ी देर बाद वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अरसलान ने सारी हद पार कर दी और वो अब मेरे शौहर के जैसे ही मेरे साथ था। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और हम दोनों की आवाजें एक ही सुर में मिल रही थीं। इतनी देर करने के बाद भी उसकी हिम्मत खत्म नहीं हुई थी और उसी रफ्तार से उसका काम जारी था। थोड़ी देर बाद मैंने एक गर्म लहर महसूस की। मेरे शौहर के दोस्त ने अपना सारा जोश निकाल दिया। वो कुछ देर तक ऐसे ही निढाल पड़ा रहा। सारी सरगर्मियां खामोश हो चुकी थीं, जैसे एक तूफान के बाद की शांति। अब भी वो मुझे जकड़े हुए था। उस दिन पूरी रात 4 बार ऐसा हुआ और मेरा हमल ठहर गया।
मैं माँ बन गई, शौहर भी खुश, सास ससुर भी खुश और शौहर का दोस्त भी खुश, क्योंकि ये उसी का तो था। और जब भी मौका मिलता है हम किसी होटल में मिलकर वक्त गुजारते हैं। ये करना अच्छा तो नहीं, पर क्या करो, मेरे शौहर मेरे साथ नहीं रहते, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। ये माफ़ी के लायक तो नहीं, पर हर औरत की ज़रूरत होती है। क्या ये सही है या नहीं? कमेंट करके बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।